नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए प्रमुख विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने की कवायद की जा रही है। 23 जून को पटना में विपक्षी एकजुटता के लिए बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें सपा से लेकर कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी सहित करीब 16 विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। लेकिन इस बैठक में बीएसपी को नहीं बुलाया गया है। विपक्षी एकता के लिए ममता बनर्जी से लेकर केसीआर और नीतीश कुमार ने मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन किसी भी नेता ने मायावती से औपचारिक और अनौपचारिक किसी भी रूप से संपर्क नहीं किया। सवाल यह है कि बिना बीएसपी के क्या उत्तर प्रदेश में ये विपक्षी एकता कारगर होगी? क्योंकि राजनीतिक गलियारे में कहावत है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। लोकसभा की 80 सीटें यहां से आती हैं। दरअसल काफी कमजोर होने के बाद भी बसपा का अपना वोट बैंक है, जिसके आंकड़े खुद गवाह हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब वह शून्य पर आ गई थी, तब भी उसे 19.77% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। देने का ऐलान भी कर दिया है। मगर बात इतनी नहीं, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि अखिलेश के गठबंधन के साथ ही अब आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने पटना में होने वाली मीटिंग में शामिल होने पर असमर्थता जताई है। हालांकि उन्होंने पत्र लिखकर समर्थन जताया है। उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित पारिवारिक कार्यक्रम के चलते वे बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ऐसे में सवाल ये, क्या विपक्षी एकता के लिए होने जा रही सबसे बड़ी बैठक से जरूरी भी जयंत के लिए कुछ खास, या फिर वो इस बैठक में दूरी का बहाना बना रहे हैं? खैर जो भी हो, मगर इतना जरूर है, जैसे बिना हवा के जीना मुश्किल है, वैसे ही विपक्षी एकता में यूपी की हिस्सेदारी और भागीदारी विपक्ष एकता के लिए एक सपना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो बिल्कुल इस पर सियासत देखी जा रही है। मायावती ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा उन्होंने, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी, समता मूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं, बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं, और ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून को विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। जैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की गजर से अपने गिरिबान में झांककर अपनी नियत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। मुंह में राम, बगल में छुरी, आखिर कब तक चलेगा? यूपी में लोकसभा की 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती हैं, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता
कि वे यहां अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर और सही मायने में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यह लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी? तो मायावती ने ट्वीट करके ये निशाना साधा होने वाली कल जो बैठक होने वाली है 23 जून को, और जिसमें तमाम विपक्षी दल के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती पहुंच चुकी हैं और 23 जून की विपक्षी दल की बैठक बहुत बड़े मायने इसके लगाए जा रहे हैं। क्या ये नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक पाएंगे? ये कयास लगाए जा रहे हैं और जिस पर मायावती ने ट्वीट करके एक और सवाल खड़ा कर दिया है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दीपक बघेल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी के, हमारे साथ भरत गांधी, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ अनूप संडा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास जाऊंगा, दीपक बघेल जी के पास। दीपक जी, माया बैठक में नहीं जा रही हैं, क्या इसके मायने लगाए जाएं? सुनील जी, निश्चित तौर पर बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती जी ने पहले ही कह दिया था कि वो किसी प्रकार के गठबंधन के साथ में नहीं जाना चाहती। आपने पूर्व में भी देखा होगा जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में बहुजन समाजवादी पार्टी को चला, वो किसी से छुपा नहीं है। और समाजवादी पार्टी की तो एक नीति रही है कि जबके साथ चुनाव से पहले गठबंधन का शुरुआत पूछते हैं, सभी गठबंधनों के साथ में जाने का प्रयास करते हैं, हर बार कोई नया फॉर्मूला लाने का प्रयास करते हैं, और अंत में जब चुनाव बीत जाता है तो उन गठबंधन दलों से अपने आप को किनारे कर लेते हैं। आप ये शायद 17 के चुनाव में आपने देखा होगा, जहां 2 लड़कों की जोड़ी आई, आज 2 लड़के पता नहीं कहाँ है उत्तर प्रदेश के अंदर। 19 के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी बहन जी को साथ में लेकर आए। सबसे बड़ा सामाजिक समीकरण बताया गया कि उत्तर प्रदेश की 80 के 80 सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीतने जा रहा है, पर उसका नतीजा भी आप लोगों ने देखा। उसके बाद 22 के अंदर देखिए, ओपी राजभर जैसे जो छोटे दल थे, क्षेत्रीय दल थे, उनको भी लेकर आने का काम किया, और उसके बाद आज देखिए वो भी छिटक के कहीं ना कहीं आप समाजवादी पार्टी से बाहर है। तो यह देखा और समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी केवल और केवल जो अन्य दल है उसका प्रयोग केवल चुनाव जीतने के काम में करती है, और उसके बाद जब चुनाव का काम निकल जाता है तो उनसे छिटक जाती है। तो यही कारण है कि आज गठबंधन दलों पर बहुजन समाजवादी पार्टी का भरोसा नहीं रहा है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन सभी चुनावों के अंदर, जब से 2014 के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बने, लगातार समाजवादी पार्टी ने हारने का क्रम जारी रखा। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जीतने का क्रम जारी रखा। लगातार 14 के बाद 14, 17, 19, 22 उपचुनाव, उसके बाद में अगर चाहे परिषद का विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे उसके बाद में जिला पंचायत का चुनाव हो, सभी चुनावों को अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हारी है। तो एक बार समाजवादी पार्टी को चिंतन करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोक कल्याण के मार्ग पर सदैव चलती रहेगी। जो लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी वादा करके ये उसके साथ चलती रहेगी, और जो लोगों के लिए बेहतरीन कल्याणकारी योजना है उन जन जन तक कैसे पहुंचे, भ्रष्टाचार रहित तरीके से कैसे पहुंचे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य करती है। सुना अनूप जी आपने इनको, दीपक जी को? अनूप जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है, मैंने पूरे ध्यानपूर्वक दीपक जी आपने सुना दीपक जी को? जी बिल्कुल सुना। बिल्कुल। अब सवाल मेरा आपसे यह है कि माया के बिना विपक्षी एकता का क्या संदेश है? 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक सीट मिली है कुल। तो बहुजन समाज पार्टी कहाँ पर खड़ी है हम लोग बेहतर जानते हैं। अभी हमारे मित्र भाजपा के दीपक जी बोल रहे थे, तो मुझे एक बार को लगा कि कोई बसपा का प्रवक्ता बोल रहा है क्या। और ये जो गठबंधन समाजवादी पार्टी में बोल रहे थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जब काम के नहीं रह गए तो उनको किक आउट कर दिया था, और फिर अब बुला लिया, काम पड़ा है। ये सुभाषपा को अपने साथ लेने को तैयार थे, अब सुभाषपा फिर से इधर आने की तैयारी में है। ये हमारे ऊपर बोलेंगे। जो भाषा भाजपा के तौर पर बोलेगी है, ये भाषा ही भाजपा की बौखलाहट को बताती है कि उसको विपक्षी दलों के संभावित गठबंधन से कितनी बौखलाहट है। 64 सीटें इनके पास थी,
और अब ये मिशन 80 चला रहे हैं। और आप विश्वास कीजिए कि 2024 के चुनाव में इनका मिशन 80 जो है वो मिशन 18 में बदल जाएगा। और आज प्रदेश की जनता और पूरे देश के अन्य राज्यों में जनता वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति चाहती है। आज पूरे प्रदेश में अगर राज्यों की बात करें तो देश के भौगोलिक 38% क्षेत्र पर ही भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक दलों का कब्जा है सरकारों में। बाकी अन्य विपक्षी दलों की सरकारें हैं जो देश पर काबिज है। ये जमीनी हकीकत है भारतीय जनता पार्टी की। और इनको एहसास भी है इस बात का कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, चीन के भय से देश की सीमाओं के प्रति की सुरक्षा के प्रति इनका जो उपेक्षा भाव है, मणिपुर में जो आग लगी हुई है उसके बारे में जो इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है, देश में आय की जो बढ़ती हुई असमानता है, इनके पास तो एक चीज है, ये तो राम भरोसे पार्टी है। भगवान राम का नाम जपेंगे। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि विपक्षी दल और इस देश की जनता को है राम की पुजारी और ये भाजपा वाले हैं भगवान राम के व्यापारी। उनके नाम पर वो ठगते हैं और प्रभु श्री राम के राम राज्य की बात करते हैं और राम राज्य का एक भी गुण अपना नहीं पाते हैं। आज के समाचार पत्रों में देखिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या हालत है। कल 2.25 घंटे के अंदर 2 लूट हुई है। तो भाजपा का कुशासन, भाजपा की गैर जिम्मेदारी, भाजपा की संवेदनहीनता ये पूरे देश में इसी तरीके से बरकरार है। और उसके ऊपर इनका अहंकार, अब जिस तरीके से बोल रहे थे तो ऐसा लगता है कि जैसे इनको तो पूरा सब जनता ने अभी से 2024 के पहले ही कह दिया है कि आप राज कीजिए। तो ये जो विपक्षी दलों का व्यापक गठबंधन बनने जा रहा है ये एक न्यूनतम समयबद्ध कार्यक्रम पर आधारित होगा और इसकी तैयारियां चल रही हैं। और देखिए गठबंधन की जो राजनीति होती है उसमें बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जो सतह के ऊपर दिखाई नहीं देती। जब अंतिम परिणाम आते हैं तो कई बार समझ में आता है कि अंदर से क्या हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी पूरा प्रयास कर रही है, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जिनकी तीनों की दशा इस देश में एक समान है, तो एक समान दशा से उपजी हुई सामाजिक चेतना और अनुभूति उसके आधार पर जो एकता होने जा रही है जी, उस एकता से भाजपा को बौखलाहट है और उसका संदेश जब जाएगा। अनूप जी, मैंने सवाल आपसे ये किया था कि बिना विपक्ष में मायावती का ना होने का मतलब क्या है, आपने वो नहीं बताया। 403/1 403 विधानसभा सीटों में एक विधानसभा सीट, ये है मायावती जी का मतलब। तो अगर मायावती इस विपक्ष में शामिल नहीं है तो कहीं ना कहीं ये मानते हो कि आपको विपक्षियों घाटा होगा? देखिए घाटे की तो बात ही नहीं है। गैर जिम्मेदार, अगर मायावती बीजेपी के साथ जाती है तो आपने सवाल कर लिया, मेरी बात पूरी करनी। गैर जिम्मेदार और गैर भरोसेमंद दो। मायावती जी कितनी भरोसेमंद है जानते हैं? दीपक भाई की पार्टी से भी कई बार राखी रक्षाबंधन इनका हुआ है और भाई बहन में झगड़ा भी हुआ है। इन्होंने उनको बहन का, उन्होंने इनको भाई का, और उसके बाद क्या क्या हुआ वो भी आप जानते हैं। तो मायावती जी की सच्चाई आज पूरे प्रदेश की और देश की जनता जानती है। यही वजह है कि हर जगह उनका दल अप्रासंगिक होता है। जनता ये भी जानती है कि मैनपुरी के कृष्ण फील्ड में मायावती के पैर छुए डिम्पल यादव ने, ये भी जानती है जनता के पैर छूना तो हमारा संस्कार है। वही तो बता रहा हूँ ना सर, मैंने कहा ना पैर छूना तो संस्कार है। बिल्कुल। और अगर बिल्कुल बिल्कुल और भी बहुत कुछ जानती है ना, किस प्रकार हुआ। दीपक जी जवाब दीजिए। देखिए सुनील जी, जिस प्रकार से अनुज जी बोल रहे थे तो मैं इनकी बातों को सुन रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि एक बार यही दलितों की बात करते करते इन्होंने दलितों की जो प्रमुख थी, दलित आंदोलन की प्रमुख थी, वही बहन जी के खिलाफ गेस्ट हाउस में क्या घटना थी वो किसी से छुपी नहीं, उत्तर प्रदेश में देखा और दलित इनसे सभी से प्रमुख हो गया और आज तक इनके साथ में नहीं आया। इन्होंने प्रयास किया 2019 के चुनाव में, परिणाम वही रहे, दलितों ने इनसे विमुखता जारी रखी। आज जो इनने पीडीए बनाया है, जो इनकी पीड़ा है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। ये पीडीए नहीं है, ये इनकी पीड़ा है
और वो पीड़ा जो उन्होंने जनता को दी है और बता रहे हैं कि देखिए आप पीडीए बन जाइए और आपको पीड़ा फिर ये जनता को देने जा रहे हैं। वही परिवारवाद, वही दंगा, वही अपराध और उन्हीं का संरक्षण। आज देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जिन अल्पसंख्यकों की बात करें तो अल्पसंख्यकों के स्तर भी जो अपराधी है, अगर की हत्या होती है, मृत्यु होती है, उसके बाद में ये लोग क्या कहते हैं कि वो ब्रांड एम्बेसडर का मुस्लिम और हिंदू यूनिटी का। दीपक जी, मायावती का विपक्षी एकता में ना जाना आपके लिए नुकसान का सौदा या फायदे का? देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी योजनाओं, अपने कार्यक्रमों के साथ में जा रही है, अपनी नीतियों के साथ में जनता के बीच में जा रही है। और आप देख रहे होंगे हमारा भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, जिसके अंदर आप देखें 46 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जमीन पर उतर रहा है, वो लगातार सभाएं कर रहा है, वो लगातार टिफिन बैठकें कर रहा है, उसके बाद घर घर तक जन जन तक जाने का प्रयास कर रहा है और एक एक घर तक छूने का प्रयास कर रहा है। और उसी दम की बदौलत हम लोग कहते हैं कि जनता का हमें प्यार, अपार समर्थन, जन समर्थन हासिल है और उसी के दम पे ये कहते हैं। और ये लोग तो जन समर्थन का, जो जन भावना है, जो जनता जनार्दन है, उनका मजाक उड़ाने का काम करते हैं। देखिए आप 2022 में कहा था सेमीफाइनल होगा, फिर उसके बाद में जब नगर निकाय का चुनाव आया उसमें बोला लिटमस टेस्ट होगा। उन सभी लिटमस टेस्ट और सेमीफाइनलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया। तो क्या किस प्रकार से अनुप जी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ जनता है वो मूर्ख है? क्या वो किसी को भी चुनाव कर रही है? जनता का जो फैसला है उसका सम्मान करना चाहिए। जनता ने हमें जनादेश दिया और आगे भी काम करने की जो ताकत दी, हम उसी ताकत के बल पर बोलते हैं कि हम जन कल्याण की योजनाओं के साथ में जनता के लिए जो हितकारी कार्य उनको करते रहेंगे। दीपक जी, मायावती का जाना फायदेमंद है कि नुकसान? आपने जवाब नहीं दिया, बात को घुमा दिया। गांधी जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। गांधी जी मेरे पास है, भरत गांधी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गांधी जी, जिस प्रकार से देखा जाए 23 जून को महागठबंधन की बहुत बड़ी बैठक और देखा जा रहा है कि सभी धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं, मायावती का ना जाना क्या संकेत देता है? मायावती का क्या रोल है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? पुरानी कहावत है कि दिल्ली की सत्ता जीतने के लिए, दिल्ली गद्दी पाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ेगा। 80 लोकसभा सीटें हैं। देखिए, मायावती जी का महागठबंधन ज्वाइन न करना महागठबंधन के लिए निश्चित रूप से नुकसानदायी है, इसमें कोई शंका है नहीं किसी तरह से। और खास करके दलित वोट बैंक जो कांग्रेस समझ रही थी कि हम इसको अपनी तरफ ले लेंगे महागठबंधन की तरफ, वो मायावती के न जाने से नहीं जा पाएगा। ऐसी स्थिति में महागठबंधन को नुकसान होगा। और हालांकि मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी तो वो भी कोई सीट तक पहुंच पाएंगी, 1-2 सीट निकाल पाएंगी, ऐसा नहीं होगा। यानी वो अपना भी नुकसान करेंगी और महागठबंधन का दोनों को नुकसान करेंगी। नतीजा ये होगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। तो अब या तो मायावती जी से भारतीय जनता पार्टी की कोई टैसिट एग्रीमेंट हो पहले से, जो अंदर अंदर हो, खुला नहीं हो कि ऐसा हम करेंगे तो आपको फायदा होगा जी, या फिर ये है कि मायावती जी को यही समझ में आ रहा होगा कि हम एक जो सैफई का आतंक है उससे भी बचें और ये जो हिंदूवादी ब्राह्मणवादी आतंक है इससे भी बचें, इसके लिए वो अपना अलग रास्ता अपना रही होंगी। बिल्कुल, हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं आरएलडी के रोहित अग्रवाल जी, स्वागत है सर आपका। मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप थोड़ा देरी से आए। रोहित जी, जिस प्रकार से देखा जाए 23 जून को ये एकता की रैली होने वाली है, तमाम विपक्षी दल इसमें शामिल हो रहे हैं। आपने लेटर लिखकर समर्थन तो कर दिया लेकिन जयंत चौधरी जा नहीं रहे, क्या मायने लगाए जाएं इसके? परिवार बढ़े या पार्टी? देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी हिंदुस्तान में नहीं है, वो हिंदुस्तान के बाहर हैं और हमने पहले ही ये सूचित कर दिया था कि इन तारीखों में हम हिंदुस्तान के अंदर नहीं, इसलिए हमने लेटर लिख के इनको समर्थन दिया है। माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा जो एक प्रयास किया जा रहा है विपक्षी एकता का, जो एक प्रयास किया जा रहा है कि जो आज सांप्रदायिक ताकतें देश के अंदर बढ़ गई हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का काम कर रही हैं, जो देश के अंदर विघटन की राजनीति कर रही हैं, जातिगत राजनीति कर रही हैं, उस पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा बनाने का जो नीतीश कुमार जी कोशिश कर रहे हैं उसका हमने पूरी तरीके से समर्थन किया है। और अभी ये पहली बैठक है, पहली बैठक में हमने समर्थन पत्र भेजा है और हम पूरी तरीके से इस मोर्चे के साथ हैं
आगे अभी 2022 को और बहुत समय बाकी है, अभी आगे और भी बैठकें होंगी, उसके अंदर स्वयं माननीय जयंत चौधरी जी भी जाएंगे। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं देखना चाहिए इसको कि हमने खाली पत्र लिखा है। हमारी तरफ से पूर्ण समर्थन इस बैठक को है और हम चाहते हैं कि देश की जनता की मत की बात सुनी जाए। इसी के मद्देनजर माननीय जयंत चौधरी जी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1500 गांव में समरसता यात्रा के तहत एक अभियान चला रहे हैं, जहां पे जनता के मन की बात सुन रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसको सरकार तक ले जाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम यह है, जनता के लिए काम करती नहीं है और उसके बाद वो बौखलाहट शुरू हो जाती है, वो बौखलाहट दिखना शुरू हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बेचैन हो जाती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक काम है, ये जो विपक्षी एकता का काम विभिन्न स्तरों पे किया जा रहा है, उसको कैसे तोड़ा जाए, उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। इन्होंने पिछले 9 सालों में सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का और जनता की तौहीन करने का काम किया है। इन्होंने जनता के किसी मुद्दे को एड्रेस नहीं किया, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो। भारतीय जनता पार्टी निरंतर हर चीज को खाली कल पे टालने का काम करती है और किसी भी तरीके से जनता के हित में खड़ी हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना ज्यादा कहीं ना कहीं ये दर्द है कि वो इस विपक्षी एकता को नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जनता के मुद्दों पे अब चुनाव जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, दीपक जी जवाब दीजिए। सुनील जी अभी मेरे रोहित अग्रवाल जी बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं, जो जाति की राजनीति करने वाली पार्टी है। तो मैं तो एक प्रश्न है जो रोहित से पूछना चाहूंगा, जो समाजवादी पार्टी का जो सूत्र है जीतता, क्या उसमें रोहित अग्रवाल जी की कोई जगह है? वो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक है, मुझे नहीं लगता कि रोहित अग्रवाल जी के लिए जनरल वाली कोई जगह उन्होंने छोड़ी है। तो जाहिर सी बात है, किसी को प्रकार का जनरल जो लोग हैं उनके प्रति इनका क्या भाव है और किस प्रकार की ये सोच रखते हैं, ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। उससे पहले भी आपने देखा होगा राम के नाम पर ये रामचरितमानस के जलाने का काम कर रहे थे। अभी आप एक बात सोचने का प्रयास कीजिए, आज एक अपने गठबंधन में किसको लेकर आ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी। कितना पर वोट परसेंट था? 2%। इनका कितना रहा? 32 वोट %। ज्यादा से ज्यादा 34% लेकर आएंगे। किसी को समाजवादी पार्टी का लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ जीत पा रही है? देखिए, ना तो आंकड़ों के हिसाब से, ना जाति हिसाब से और ना ही जमीनी स्तर का जिस प्रकार से जो अपार जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से जो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो किसी प्रकार से जीतने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आज में जनता जीती आ रही है। अनूप जी। दीपक जी, जो इनकी पार्टी का काम है फूट डालो राज, तो उन्होंने हमने और रोहित जी में भी वो काम शुरू कर दिया। समाजवादी और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो जन्म आधारित जाति की बात नहीं कर रहा है, समान विचार के लोगों की बात कर रही है। ये का मतलब है कि दलित संस्कृतियों के साथ जो परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं उन जातियों को और समान विचार के लोग जो भले ही किसी भी जात के हों लेकिन उनके साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को और उनकी पीड़ा को महसूस करते हैं, वो एक गठबंधन में आकर के इनको चुनौती देने का काम करेगा। अब इनको देखिए, अब इन्होंने अपना करो काम शुरू कर दिया। इससे काम दीपक भाई बनने वाला नहीं है। आपको अपने मुख्यमंत्रियों को और अपने प्रधानमंत्री को कहिए कि कुछ जनता का काम करें, खाली दूर का रास्ता नहीं दिखाएं, क्योंकि आज ये देश भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से पूरी तरीके से उठ गया है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है अनूप जी आवाज आपकी। ये देश भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से पूरी तरीके से उठ गया है और जिस तरीके से देश की जो सांप्रदायिक सौहार्द था उसको जो नुकसान पहुंचाने का काम किया। अब देखिए, भाजपा के प्रवक्ता मित्रों की भाषा देखिए आप, कि हर जगह ये सिर्फ बांटने की बात करते हैं और नाम भले ही दे कि हम देश की एकता, अखंडता, देश का चरित्र, लेकिन इनका चार चरित्र और चेहरा तीनों गड़बड़ है और यही वजह है कि उसको देश की जनता भी समझी हुई है और यही इसका बिल्कुल। रोहित जी फाइनल कमेंट दीजिए आपका। रोहित जी और भाजपा को करारी शिकस्त दिखानी पड़ेगी। जी रोहित जी फाइनल कमेंट। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने कई बार विश्वास जता के बहुमत दिया। 2014 के बाद निरंतर
भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट होने के बावजूद 2019 में जनता ने इनको बहुमत दिया। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2017 के बाद 2022 में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुमत को अचीव करने में सक्सेस रही, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद भी जनता के मन की बात सुनने का काम नहीं किया। वह हर इतवार को सिर्फ जनता को अपने मन की बात सुनाते रहते हैं, पर आज जनता के मन की बात सुन के भारतीय जनता पार्टी राजी नहीं है। आज मणिपुर जल रहा है, आज बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस प्रकार से देखा जाए मायावती का विपक्षी मीटिंग में ना जाना, इसके तमाम मायने लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, रोहित जी आपका, और गांधी जी आपका, और अनूप जी आपका। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि मायावती के ना जाने से कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसका बीजेपी को फायदा है, और अगर बीजेपी को फायदा हुआ तो बीजेपी के लिए 2024 का इलेक्शन फिर से और ज्यादा आसान हो जाएगा। देखा जा रहा है 2 बार से बीजेपी प्रचंड जीत करते आ रही है, तो अगर विपक्ष के लिए मायावती का ना आना एक मुसीबत है, तो कहीं ना कहीं माना जाए मायावती का रोल बहुत बड़ा है, और मायावती को साथ में विपक्ष को लेना जरूरी पड़ जाएगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।